हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप बहुत अच्छे होंगे। चैप्टर चल रहा है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, और इस चैप्टर के क्रम में आज हमारा सेकेंड लेक्चर है और जिसमें हमें आपसे बात करनी है ब्लड ग्रुप्स के बारे में। यस, आइए स्टार्ट करते हैं। एज यू नो, ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स डिफर इन सर्टेन एस्पेक्ट दो इट अपेयर टू बी सिमिलर। यद्यपि ये सिमिलर दिखता है, फिर भी अलग अलग ह्यूमन में अलग अलग प्रकार का ब्लड ग्रुप है। वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज़ बीन डन। कई प्रकार की ग्रुपिंग है, जिसमें से दो आपके सिलेबस में यहाँ पे दिया हुआ है। टू सच ग्रुपिंग आर, वन इज एबीओ ब्लड ग्रुपिंग एंड सेकेंड इज आरएच ब्लड ग्रुपिंग। और भी ब्लड ग्रुप्स होते हैं जिसमें एमएन ब्लड ग्रुप बोलते हैं, बॉम्बे ब्लड ग्रुप बोलते हैं, बट आपको दो पढ़ना है। एबीओ एंड आरएच आर वाइडली यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। दो बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है, एबीओ और आरएच। ध्यान से समझना इन दोनों एस्पेक्ट को, काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग व्यक्ति हैं, सबका ब्लड एक ही जैसा दिखता है, फिर भी थोड़ा डिफरेंस है। क्या है, आइए समझते हैं। नंबर वन, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग। सबसे पहला सवाल पूछा जाता है कि एबीओ ब्लड ग्रुप जो है ये किस आधार पे डिवाइड किया गया है। तो एबीओ ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ टू सरफेस एंटीजन। एंटीजन क्या होता है? वो केमिकल जो इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस कर देता है। पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि क्या है एंटीजन। तो वो कोई भी केमिकल जो हमारे अंदर इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करे, इनिशिएट कर दे, और बदले में हमें एंटीबॉडीज मिल जाएं। तो आरबीसी के सरफेस पे टू सरफेस एंटीजन प्रेजेंट होते हैं, दो सरफेस एंटीजन, नेम्ड इज ए एंड बी। याद रखिएगा, नेमली ए एंड बी। तो अगर ए एंटीजन है, एक बी एंटीजन है। अब अगर आरबीसी के सरफेस पे ए एंटीजन और बी एंटीजन दोनों हैं, तो जब भी ये आरबीसी यानी ब्लड कहीं पहुंचेगा या कहीं भी होगा भी, तो इटसेल्फ ये अपने जैसा ही एंटीबॉडी बनाता है। ध्यान से समझना। द प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज। ये प्रोटीन है प्रोड्यूस्ड इन द रिस्पॉन्स टू एंटीजन। मैं कुछ बातें और भी आपको बताऊंगा यहां पे, पहले मेरी बात समझिए। आरबीसी के सरफेस पे, ध्यान से पॉइंट को समझिएगा, आरबीसी के सरफेस पे दो प्रकार के एंटीजन मौजूद हो सकते हैं। वन इज ए एंड अनदर इज बी। ठीक है, ये इम्यून रिस्पॉन्स को इंड्यूस करते हैं, यानी एक्टिवेट कर देंगे। इसके रिस्पॉन्स में प्लाज्मा ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल कंटेन टू नेचुरल एंटीबॉडीज। और जो एंटीबॉडीज है, इसका नेचर आपको याद होना चाहिए। एंटीबॉडीज क्या होती हैं? ये प्रोटीन होते हैं। आप एनसीईआरटी 12th में पढ़ते हैं, लिखा होगा आर्मी ऑफ प्रोटीन इज कॉल्ड एंटीबॉडी, और जिसका शेप होता था H2L2। याद करिए, कुछ है भी लाइट। 12th में आपको पढ़ना है, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो वहां जाके देख सकते हैं। ध्यान से, मैं बार बार बोल रहा हूं, एक एंटीजन है, दूसरा एंटीबॉडी। एंटीजन क्या होता है? एंटीजन वो होते हैं जो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करा दें। एंटीबॉडी क्या करें? प्रोड्यूस करा दें। याद रखिएगा, यानी एंटीजन द एनी सब्सटेंस, एनी केमिकल in our body which can produce antibody। समझ पा रहे हो ना? इम्यून रिस्पॉन्स से एंटीबॉडी प्रोड्यूस करा दें। यस, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड। इस आधार पे, एंटीजन के आधार पे, ध्यान रखना, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडीज इन द 4 ग्रुप्स ऑफ ब्लड, ए बी एंड ओ। बात को समझिएगा, एक ब्लड ग्रुप ए है, दूसरा ब्लड ग्रुप बी है, तीसरा ब्लड ग्रुप ए बी है और चौथा ब्लड ग्रुप ओ है। पहले हम आपको एक बात बता दें, उसको आप समझिए। जो ए बी और ओ ब्लड ग्रुप है, ये प्रेजेंस या अब्सेंस ऑफ एंटीजन पे बेस्ड है। अगर दो एंटीजन हमारे पास हैं, एक ए और दूसरा बी, अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन बी है तो ब्लड ग्रुप बी, अगर एंटीजन ए और बी दोनों है तो ब्लड ग्रुप ए बी, और अगर कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप ओ।
टेबल नंबर 18.1 में चल के इस बात को समझते हैं। आइए, 18.1 टेबल ये दी हुई है, ब्लड ग्रुप्स और डोनर कंपेटिबिलिटी। पहले हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप की। ये हमारा ब्लड ग्रुप ए है, एंटीजन ऑन द आरबीसी, ये आरबीसी है और इस पे जो एंटीजन है वो ए वाला है। एक ब्लड ग्रुप हमारा बी है, यानी ये जो एंटीजन आरबीसी के ऊपर ये थोड़ा सा डिजाइनर प्रकार का एंटी, थोड़ा बड़ा हमने बना दिया है, होता नहीं है, बी हो गया। अगर ए बी है तो जाहिर सी बात है दोनों प्रकार का एंटीजन, ये वाला भी मिलेगा और ये वाला भी मिलेगा, यानी ए भी है और बी भी है। अगर कोई एंटीजन नहीं है, निल मतलब नो एंटीजन एट हियर, कोई एंटीजन यहां पे नहीं है, बात को समझिएगा ध्यान से, कोई एंटीजन नहीं है। आरबीसी में, आरबीसी के सरफेस पे अगर एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी, एंटीजन ए बी तो ब्लड ग्रुप ए बी, कोई एंटीजन नहीं, नो। क्लियर? अब जरा समझिएगा, अगर ध्यान से समझिएगा, अगर ब्लड में आरबीसी के सरफेस पे एंटीजन ए है तो याद रखिएगा वहां पे इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी बी है, ये नेचुरल है। एंटीबॉडी कौन सा है? बी। ये देखिए एंटीबी, एंटीबी मतलब एंटीबॉडी बी वाला यहां मौजूद है। तो ये अगर मैं आपसे पूछूं कि किस आधार पे ब्लड ग्रुपिंग करी गई है, तो जो ब्लड ग्रुप है यानी एंटीजन जो है वही ब्लड ग्रुप है। एंटीबॉडी को आप छुपा लें, एंटीबॉडी को आप ना देखें, सिर्फ आप इतना पढ़ें। समझ पा रहे ना? इधर वाला, इतनी बात तो आपको समझ में मुझे लगता है कि आ गई होगी कि अगर एंटीजन ए तो ब्लड ग्रुप ए, अगर एंटीजन बी तो ब्लड ग्रुप बी, ठीक है ना? और अगर दोनों एंटीजन हैं तो ब्लड ग्रुप ओ बी, और कोई एंटीजन नहीं है तो ब्लड ग्रुप, आंसर मी, ओ। ठीक है, अब एक पॉइंट आपको याद करना पड़ेगा कि जो भी आपके पास ब्लड ग्रुप है उसका उल्टा एंटीजन, एंटीबॉडी वहां पे उपलब्ध है। ए में प्लाज्मा में बी एंटीबॉडी है, बी वाले में ए है। और अगर ध्यान से समझिएगा, अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो वहां पे उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता, उसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं है। क्लियर? और अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो वहां पे एंटीबॉडी कौन सा है? एंटी ए और एंटी बी दोनों। याद हो गया? अब एक बात और समझनी है, वो भी जरा देखिए, ये अपना ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है, किसको दे सकता है? अच्छा, एक बात मुझे बताइए, ध्यान से बात को समझना भी है कि हमारा ब्लड ग्रुप ए है, मान लीजिए ए ब्लड ग्रुप है, किसको दे सकता है? डोनर्स ब्लड ग्रुप कौन से हो सकते हैं, ये बात आपको समझनी है। तो ए को कौन ब्लड ग्रुप दे सकता है? वही दे सकता है, ध्यान से समझना, ए को ब्लड ग्रुप, मैं पूरा मिटा देता हूं पहले, ए को ब्लड ग्रुप, ये ए जो ब्लड ग्रुप है इसको ब्लड कौन दे सकता है? ए को ब्लड ग्रुप कौन दे सकता है? ए को वही ब्लड दे सकता है, ध्यान से समझना, जिसके पास, मैं हिंदी में लिख रहा हूं, जिसके पास सिर्फ ओनली ए एंटीजन हो, ए एंटीजन हो, ओ आर नो एंटीजन हो। नहीं समझे? क्या समझे? वही दे सकता है जिसके पास किसी भी प्रकार का एंटीजन ना हो या तो ए वाला हो। तो ए को कौन दे सकता है? ए दे सकता है, और ओ भी दे सकता है, बिकॉज ओ के पास नो एंटीजन। क्लियर? ओ के पास नो एंटीजन, खिलाफ इसके एंटीबॉडी वो नहीं बनाएगा। समझ पा रहे हैं ना? आगे समझिए, अगर बी वाला है तो बी को कौन दे सकता है? बी वाला दे सकता है और ओ वाला दे सकता है। अगर ए बी है तो ए बी के पास, अपने पास क्या है? ब्लड ग्रुप एंटीजन ए भी है, तो ए बी इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एंटीजन बी भी है तो बी भी इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो भैया ए बी ए सारे के सारे इसको ब्लड दे सकते हैं, लेकिन ओ को कोई भी ब्लड ग्रुप ब्लड नहीं दे सकता सिवाय ओ के। क्यों नहीं दे सकता?
क्योंकि सबके पास कुछ ना कुछ, किसी के पास ए एंटीजन है तो किसी के पास बी एंटीजन है, किसी के पास ए बी एंटीजन है, कोई नहीं दे सकता, सिर्फ और सिर्फ ओ ही दे सकता है। तो बस हमें लगता है आप ये भी समझ गए कि कौन किसको ब्लड ग्रुप दे सकता है। अगर ए को ब्लड ग्रुप चाहिए तो या तो ए से ले या तो ओ से ले, बी को चाहिए तो या तो बी से ले या तो ओ से ले, ए बी को ए से भी ले सकता है, बी से भी ले सकता है, ए बी से भी ले सकता है, ओ से भी ले सकता है। ओ किसी से ब्लड ग्रुप नहीं लेगा, ब्लड नहीं लेगा, मैं ग्रुप बोल दे रहा हूं गलती से, ब्लड नहीं लेगा सिवाय ओ के, क्योंकि सबके पास कोई ना कोई एंटीजन है। यानी कि ध्यान रखना है, कोई भी एनी ब्लड ग्रुप कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम ओनली सिमिलर एंटीजन हैविंग ब्लड ग्रुप्स। सेम एंटीजन वाले को ही ले सकते हैं, दैट्स ऑल। सेम एंटीजन रहे तो चल जाएगा, अपोजिट हो जाएगा तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। क्लियर? अब एक बात और, यहां पे कितने प्रकार के फिनोटाइप हैं, जेनेटिक्स का एक सवाल पूछ ले रहा हूं। 4 प्रकार के, ए बी और ओ। और एक सवाल डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, 12th में जाके पढ़िएगा, जीनोटाइप कितने प्रकार के हैं, तो 6 प्रकार के जीनोटाइप हैं। यहां बता नहीं पाऊंगा, आपको वहीं जाके पढ़ना पड़ेगा। अब वापस आता हूं। यू प्रोबेबली नो ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूजन any blood cannot be used. Blood of a donor has to carefully matched with the blood of a recipient before any blood transfusion to avoid severe clumping या destruction of RBC. बिना मैचिंग के, बिना ब्लड मैचिंग के कभी भी ब्लड का आधान, रुधिर आधान बोलते हैं, या ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं किया जाता, ब्लड को ट्रांसफर नहीं किया जाता। डोनर के साथ जो ब्लड दे रहा है उसके साथ बाकायदा कंपेटेबिलिटी को चेक किया जाता है, देखते हैं कि वो कंपेटेबल है कि नहीं है, समान प्रकार का है या नहीं है, until unless not to be transferred। जैसे फ्रॉम above mentioned table it is evident that ग्रुप O, जो ग्रुप O है, ब्लड ग्रुप O, donated to can be donated to person with any other blood group। किसी को भी दे सकता है, ये ए को भी दे सकता है, बी को भी दे सकता है, और ए बी को भी दे सकता है, और ओ को भी दे सकता है। ये ए को इसलिए दे सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीजन नहीं है, ये बी को इसलिए दे सकता है क्योंकि उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, इसीलिए ये ए बी को भी दे सकता है कि उसके पास कोई एंटीजन नहीं है, और ओ को इसलिए दे सकता है क्योंकि सेम है। क्लियर? इसीलिए हम इसको यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। किसी को भी अपना ब्लड ये दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर। कौन कौन दे सकता है? ब्लड ग्रुप ओ। पर्सन विद ब्लड ग्रुप ए बी, कोई भी पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, ये किसी से भी ब्लड ग्रुप ले सकता है क्योंकि इसके पास दोनों एंटीजन हैं। इसके पास एंटीजन ए भी है और बी भी है, तो ये ए से भी ले सकता है क्योंकि इसके पास ए है तो ए बी के पास भी ए है। ये बी से भी ले सकता है क्योंकि इसके पास बी है तो ए बी के पास भी बी है। ये ए बी से तो लेगा ही, और ये ओ से इसलिए ले सकता है क्योंकि इसके पास नो एंटीजन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो यस, याद रखिएगा, ए बी एज वेल एज अदर ग्रुप ऑफ ब्लड, ये किसी से भी ले सकता है। सच पर्सन आर कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट। क्या नाम होगा? यूनिवर्सल रिसिपिएंट, किसी से भी ले सकता है। तो दिस इज सार्वत्रिक ग्राही, आपने सुना होगा, सर्वग्राही बोलते हैं, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। हिंदी में आपने पढ़ा होगा सर्वग्राही, और इसे सर्वदाता, यस, यूनिवर्सल डोनर या यूनिवर्सल रिसिपिएंट। काफी इंपॉर्टेंट है ये, और बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट रहिए। अगला हमारा है आरएच ग्रुपिंग। तो ब्लड ग्रुपिंग एबीओ आपका हो गया। अब हमें बात करनी है आरएच ग्रुपिंग की। अनदर एंटीजन, अभी पीछे एक एंटीजन था, एक दूसरा एंटीजन आया। अनदर एंटीजन नोन एज आरएच एंटीजन, सिमिलर टू वन पेरेंट्स इन रीसस मंकी, वन प्रेजेंट इन वन प्रेजेंट सिमिलर टू वन प्रेजेंट इन द रीसस मंकी। एक्चुअल में रीसस मंकी में सबसे पहले देखा गया ये एंटीजन, तो चूंकि रीसस मंकी में देखा गया इसलिए इसका नाम
RH एंटीजन रख दिया गया। अच्छा, कुछ लोग कहेंगे सर RH एंटीजन तो लगभग चेक नहीं कराया जाता। इसलिए नहीं चेक कराया जाता क्योंकि 80% लोगों में RH एंटीजन मिलता है। मतलब RH एंटीजन याद रखिएगा, RH एंटीजन ऑब्जर्व्ड ऑन surface of RBC of approx 80% ह्यूमन। इसीलिए RH ना भी चेक करके भी कभी कभी कर देते हैं तो काम बन जाता है। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा लोग कहते हैं ए पॉजिटिव। ए पॉजिटिव मतलब क्या? ए ब्लड ग्रुप, और पॉजिटिव मतलब क्या? RH पॉजिटिव। ये होता है ए पॉजिटिव। क्लियर? तो RH एंटीजन ऑब्जर्व्ड ऑन द सरफेस ऑफ RBC ऑफ मेजॉरिटी यानी कि 80% ऑफ ह्यूमन, लगभग मार्क कर लीजिएगा। यानी कि 80% ह्यूमन में आपको ऑब्जर्व हो जाता है क्या? RH पॉजिटिव। जिन इंडिविजुअल के पास RH एंटीजन होता है हम उन्हें RH पॉजिटिव कहते हैं, और एंटीजन जहां पे एब्सेंट होता है उन्हें हम RH नेगेटिव कहते हैं। पहला सवाल तो मन में यही आता है कि RH पॉजिटिव क्या है और RH नेगेटिव क्या है। तो RH नेगेटिव जहां पे RH एंटीजन एब्सेंट है, पहले ये सीख लीजिएगा, RH एंटीजन एब्सेंट है। RH पॉजिटिव क्या है? जहां पे RH एंटीजन प्रेजेंट है। यानी अगर RBC के सरफेस पे RH एंटीजन है तो RH पॉजिटिव, और अगर RBC के सरफेस पे RH एंटीजन नहीं है, एब्सेंट है, तो उसे RH नेगेटिव कहा जाता है। क्लियर? नेक्स्ट आइए थोड़ा और समझते हैं, वो क्या है। कह रहे एन RH नेगेटिव पर्सन इफ एक्सपोज टू RH पॉजिटिव ब्लड विल फॉर्म ए स्पेसिफिक एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन। अगर कोई RH एंटीजन नेगेटिव वाला, मतलब RH नेगेटिव वाले एक्सपोज्ड हो जाए और इसको ब्लड मिल जाए RH पॉजिटिव वाला, तो जाहिर सी बात है कि वहां पे RH एंटीजन के खिलाफ एंटीबॉडी बनेगी। RH ग्रुप शुड आल्सो बी मैच्ड बिफोर ट्रांसफ्यूजन, इसीलिए इसकी भी मैचिंग कर लेनी चाहिए। समझ पा रहे ना? मतलब कोई भी पर्सन मान लीजिए है, कोई पर्सन है उसमें RH नेगेटिव ब्लड है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गलती से इसका ब्लड किसी RH पॉजिटिव ब्लड से मिल जाए तो जाहिर सी बात है वहां एंटीबॉडीज बन जाएंगी और वो नुकसान पहुंचाएंगी। ऐसा एक केस है हमारे पास, इसीलिए RH पॉजिटिव वाला ब्लड कभी RH नेगेटिव को चढ़ाया नहीं जाता। ठीक है ना? एक स्पेशल केस है RH इनकम्पेटिबिलिटी का। इनकम्पेटिबिलिटी का मतलब होता है मिसमैचिंग। कभी भी मिसमैच हो जाएगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे? आइए समझते हैं एक एक करके। यस, ध्यान रखिएगा, ऑब्जर्व्ड बिटवीन RH नेगेटिव ब्लड ऑफ ए प्रेग्नेंट मदर। एक मदर है जो RH नेगेटिव ब्लड रखती है, मां है, प्रेग्नेंट लेडी है, और उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो RH पॉजिटिव है, RH पॉजिटिव फीटस। कैसा है? RH पॉजिटिव फीटस। पहले ये केस आपको याद होना चाहिए। जो मां है वो RH नेगेटिव है, जो बच्चा है वो RH पॉजिटिव है। ठीक है? अब ध्यान से समझिए, RH एंटीजन ऑफ फीटस do not get exposed to RH negative blood of mother in the first pregnancy as the two blood are well separated by the placenta। मां का ब्लड और जो उसका फीटस है, जो उसका बच्चा है, उसका ब्लड पहली प्रेगनेंसी में, फर्स्ट प्रेगनेंसी में, अगर वो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट है तो कभी भी उस ब्लड की मां के ब्लड से मुलाकात नहीं होती। इस लाइन को खूब आराम से समझना है, फिर आगे बढ़ेंगे। RH नेगेटिव मां है, RH पॉजिटिव बच्चा है। RH एंटीजन ऑफ फीटस डू नॉट गेट एक्सपोज टू द RH नेगेटिव ब्लड ऑफ मदर
in first pregnancy as two bloods well separated by the placenta. हम सभी लोग जानते हैं कि मां और बच्चा यानी फीटस दोनों का जो ब्लड है वो अलग अलग होता है। पहली प्रेगनेंसी में कभी भी उस ब्लड की मिक्सिंग नहीं होती, लेकिन ड्यूरिंग द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, जब बच्चे की डिलीवरी होती है, द पॉसिबिलिटी ऑफ एक्सपोजर ऑफ मैटरनल ब्लड टू स्मॉल अमाउंट ऑफ RH पॉजिटिव ब्लड फ्रॉम द फीटस, जिस समय बच्चे की डिलीवरी हो रही होती है उस समय थोड़ा सा ब्लड, लिटिल बिट ऑफ ब्लड ही सही, लेकिन थोड़ा सा ब्लड मां के ब्लड से मिलने के चांसेस होते हैं। ये आपको पता है कब? ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो पहला केस मैं आपको बताऊं, मां RH नेगेटिव, बच्चा RH पॉजिटिव, फर्स्ट प्रेगनेंसी का केस। दोनों ब्लड पूरे 9 महीने तक कभी भी नहीं मिलते फर्स्ट प्रेगनेंसी में, लेकिन जिस समय पार्चुरेशन हो रहा होता है, जिस समय बच्चा डिलीवर्ड हो रहा होता है, उस समय ब्लड कहीं ना कहीं थोड़ा सा ही सही, लेकिन फीटस का ब्लड मां के ब्लड से मिल जाता है। और जैसे ही, याद रखिएगा, जैसे ही RH नेगेटिव मां के ब्लड में बच्चे का RH पॉजिटिव ब्लड मिलेगा, तो अब मां के ब्लड में RH पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुका है। बात को बहुत ध्यान से समझिएगा। डिलीवरी हो गई, बच्चा शरीर से बाहर आ गया, बच्चा अलग मां अलग, लेकिन मां के ब्लड में थोड़ा सा ब्लड बच्चे का मिल गया था। इस वजह से अब 9 महीने के बाद प्रेगनेंसी जब ओवर हो गई, बच्चा शरीर से बाहर आ गया, बच्चा भी सुरक्षित है, मां भी सुरक्षित है, लेकिन इन दैट केस मां के बॉडी में RH पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ एंटीबॉडी बन गया है। क्यों? क्योंकि पहली प्रेगनेंसी की डिलीवरी के दौरान बच्चे का ब्लड यानी चाइल्ड का ब्लड मां के ब्लड से मिल गया था, और अब मां के ब्लड में, इस समय मां के ब्लड में RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बन चुका है। इन सच केसेस द मदर स्टार्ट प्रिपेयरिंग एंटीबॉडी अगेंस्ट RH एंटीजन इन हर ब्लड। RH पॉजिटिव के खिलाफ अपने ब्लड में मां एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट केस, अगर दोबारा फिर प्रेगनेंसी होती है और RH एंटीजन मां ऑलरेडी हाई है, कैन लीक इनटू द ब्लड ऑफ फीटस, जो कि RH पॉजिटिव होगा, डिस्ट्रॉय द फीटल RBC। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्या? मैं फिर से आपको बताऊं, देखिए, मदर का ब्लड कैसा? RH नेगेटिव। फीटस, इसका ब्लड कैसा? RH पॉजिटिव। फर्स्ट प्रेगनेंसी चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। डिलीवरी हुई, और जब डिलीवरी हुई जिस समय, तो थोड़ा सा ब्लड RH नेगेटिव के साथ मिल गया। जब थोड़ा सा ब्लड RH नेगेटिव के साथ मिल गया, तो इस केस में अब यहां पे RH पॉजिटिव के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गया है, एंटीबॉडी बन गया है। अगर दोबारा सेकेंड प्रेगनेंसी होती है और इस समय मां कैसी होगी? RH नेगेटिव विद प्लस RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी भी। अब इस समय जो चाइल्ड है, या फीटस आप कहिए, फीटस कहिए, जो फीटस है, सॉरी चाइल्ड वर्ड नहीं इस्तेमाल करेंगे, जो फीटस है ये कैसा है? पॉजिटिव है। तो यहां पे क्या होगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, यहां पे क्या होगा कि मां से जो एंटीबॉडी है वो लीक होकर के आएगी, क्योंकि आप जानते हैं कि एंटीबॉडी कैन क्रॉस द प्लेसेंटा और इस फीटस के RBC को डैमेज करेगी, और इस प्रकार से बच्चे में एनीमिया हो जाएगा। इसे ही एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कहते हैं। फीटस के RBC का डीनेचर्ड, RBC का डैमेज हो जाना कहते हैं। पूरी कहानी अगर आपके समझ में आ गई है तो मेरा प्रयास सफल हुआ।
इन केस ऑफ सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी RH एंटीजन एंटीबॉडी बना देता है मां के अंदर, और वो एंटीबॉडी क्रॉस करके आरबीसी को डैमेज करेगा। इन दिस केस याद रखिएगा, दिस कुड बी फीटल टू द फीटस, ये बच्चे के लिए खतरनाक हो सकता है, एंड कुड बी कॉज सीवियर एनीमिया एंड जॉन्डिस टू द बेबी, एंड दिस कंडीशन इज कॉल्ड इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन याद रखिएगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस कौन से वाले बच्चे को होगा? सेकेंड फीटस को, सेकेंड फीटस को। क्यों? क्योंकि जब फर्स्ट चाइल्ड की डिलीवरी हुई थी उसी समय ब्लड मां के ब्लड से मिल गया था, मिक्स हो गया था। क्लियर? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था इरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ नहीं होता, अलग अलग होता है दोनों। RH नेगेटिव मां होती है, RH पॉजिटिव बच्चा होता है। डिलीवरी के दौरान बच्चे का ब्लड मां के ब्लड से मिल जाता है, मां के ब्लड में RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। जब दोबारा फिर मां प्रेग्नेंट होती है, इन दैट केस RH पॉजिटिव एंटीबॉडी, RH पॉजिटिव ब्लड के खिलाफ बना हुआ एंटीबॉडी जो कि मां के ब्लड में था, वो बच्चे के ब्लड में धीरे धीरे चला जाता है प्लेसेंटा के थ्रू, और वहां पे फीटस आरबीसी टूटने लगती है, एनीमिया हो जाता है, जॉन्डिस हो जाता है, बच्चे की मौत तक हो सकती है। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग anti-RH एंटीबॉडीज। तो ये फर्स्ट प्रेगनेंसी के तुरंत बाद मां को एंटी-RH एंटीबॉडी अगर दे दी जाए तो सेकेंड प्रेगनेंसी में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्या है ये भी समझ लीजिएगा। दिस कैन बी अवॉइडेड बाय, ये अवॉइड किया जा सकता है बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग बाय RH एंटीबॉडीज टू द मदर इमीडिएटली आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड। पहले बच्चे के जन्म के तुरंत बाद अगर एंटी-RH एंटीबॉडी दे दी जाए तो मां को और बच्चे को सबको इन तकलीफ से बचाया जा सकता है। इवन सेकेंड प्रेगनेंसी में जो बच्चा होगा उसे किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होगी। पूरी कहानी आपके समझ में मुझे लगता है कि आ गई होगी। अब आइए, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। सब कुछ आपको स्मूथली दिखना चाहिए। यस, दिख भी रहा होगा। अगला टॉपिक हमारा है कोगुलेशन ऑफ ब्लड। यस, कोगुलेशन ऑफ ब्लड क्या है? डू यू नो दैट व्हेन यू कट योर फिंगर और हर्ट योरसेल्फ, कभी भी आपका उंगली कट जाए, योर वुंड डज नॉट कंटिन्यू टू ब्लीड फॉर ए लॉन्ग टाइम। आपके हाथ की उंगलियों से खून बहुत दिनों तक नहीं बहता। यूजली द ब्लड स्टॉप फ्लोइंग आफ्टर सम टाइम। थोड़े समय बाद आपके जो उंगलियों से जो ब्लड का बहना है वो कम हो जाता है। डू यू नो व्हाई? आप जानते हैं क्यों? बिल्कुल जानते हैं और जानना भी चाहते हैं, और आगे भी वही पढ़ने चल रहे हैं। ब्लड एग्जिबिट कोगुलेशन और क्लॉटिंग इन रिस्पॉन्स टू इंजरी और ट्रॉमा। जब भी हमारे बॉडी में कभी भी कोई तकलीफ होती है तो ब्लड में बाकायदा एक क्लॉटिंग प्रोसेस है, और ब्लड हमारा थोड़े टाइम के बाद ऑटोमेटिकली क्लॉट कर जाता है और फिर वो ब्लड बहना रुक जाता है। दिस इज मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। ये एक मैकेनिज्म है, अभी हम उसी को पढ़ने चल रहे हैं कि एक्चुअल में क्या मैकेनिज्म है। समझ पा रहे हैं ना? इसी मैकेनिज्म को पढ़ने चल रहे हैं। यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड ए डार्क रेडिश ब्राउन स्कम formed at the site of a cut or injury over a period of a time। आपने देखा होगा डार्क ब्राउन कलर का एक स्पॉट सा बन जाता है, डार्क ब्राउन, स्लाइटली ब्लैक कह लीजिए आप, स्कम बन जाता है उस जगह पे जहां पे कट लगा था। इट इज ए क्लॉट। ये क्या एक क्लॉट है या एक कोगुलम है? आप इसे क्लॉट कहें या कोगुलम है, कहीं पे भी जहां पे कट जाता है उस जगह पे क्लॉट बन जाता है। थक्का जमना बोलते हैं, रुधिर का जमना बोलते हैं। फॉर्म्ड मेनली ऑफ ए नेटवर्क ऑफ थ्रेड कॉल्ड फाइब्रिन। ये एक्चुअल में फाइब्रिन्स की वजह से बना है। इन विच डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड आर ट्रैप्ड। यहाँ पे डेड, मरे हुए या टूटे हुए जो फॉर्म्ड एलिमेंट्स हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, ये आके उसी इकट्ठा हो जाते हैं, और ये फाइब्रिन्स जो है यही एक्चुअल में क्लॉट्स है। ये बना कैसे फाइब्रिन आर फॉर्म्ड, याद रखिएगा, ये जो फाइब्रिन है, फाइब्रिन आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। याद रखिएगा,
जो हमारा फाइब्रिनोजेन है, फाइब्रिनोजेन, ये फाइब्रिनोजेन विल द एंजाइम थ्रोम्बिन। कौन सा एंजाइम? थ्रोम्बिन। ध्यान रखिएगा, ये रिवर्स प्रोसेस पढ़ रहा हूं मैं, उल्टी प्रोसेस, अभी मैं सीधी आपको दिखाऊंगा। तो ये जो फाइब्रिन बना है, फॉर्म्ड फाइब्रिन आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन। पहले मैं पूरी बात समझा दूंगा, फिर एक अलग चार्ट से भी आपको समझाऊंगा। बिल्कुल चिंता ना करें, इत्मीनान से मेरी बात सुनते रहें। पहला क्या है, कभी भी आपकी उंगलियां जब कट जाती हैं तो हम थोड़ी देर बाद ब्लड क्लॉट रुक जाता है, मतलब ब्लड बहना रुक जाता है क्लॉट बनने से। ये जो क्लॉट होता है, ये रेडिश ब्राउन स्कम होता है, जिसे क्लॉट या कोगुलम कहते हैं। इसके बनने के पीछे क्या है, रीजन क्या है? फाइब्रिन्स बन जाते हैं। फाइब्रिन में क्या होते हैं? डेड और डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं ब्लड के, वो ट्रैप्ड होते हैं इसमें। तो आप ये पॉइंट नोट कर लें, डेड एंड डैमेज्ड फॉर्म्ड एलिमेंट ऑफ ब्लड यहां पे उपस्थित होते हैं। फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड। फाइब्रिन्स कैसे बनता है? कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन। जेन जहां लिखा है वो जाहिर सी बात है इनएक्टिव है, और ये किससे कन्वर्ट होता है? वाया द एंजाइम थ्रोम्बिन। तो फाइब्रिनोजेन नाउ कन्वर्ट इनटू फाइब्रिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थ्रोम्बिन। अब आगे सुनिए, थ्रोम्बिन इन टर्न ऑन फॉर्म्ड फ्रॉम अनदर इनएक्टिव सब्सटेंस प्रेजेंट इन द प्लाज्मा कॉल्ड प्रोथ्रोम्बिन। थ्रोम्बिन कहां से बना है? ये प्रोथ्रोम्बिन से बना है। कहां से बना है? प्रोथ्रोम्बिन से। मार्क करिएगा, प्रोथ्रोम्बिन। मैं इसको भी क्लियर कर दूं, ये जो थ्रोम्बिन बना है, ये बना किससे है? प्रोथ्रोम्बिन से। और प्रोथ्रोम्बिन पे भी एक एंजाइम ने काम किया है, जिसका नाम बताइए जल्दी से। थ्रोम्बोकाइनेज। क्या नाम है? थ्रोम्बोकाइनेज। सॉरी, 2 स्टेप्स आपकी हो गई। अभी तक मैंने आपसे सिर्फ इतना कहा कि जहां पे आपका कट लगा था वहां पे एक क्लॉट बन गया है, वो क्लॉट फाइब्रिन है। ये फाइब्रिन कैसे बना है? फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन में कन्वर्ट हुआ है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन एंजाइम कहां से आया? तो ये थ्रोम्बिन आया है विद द हेल्प ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन बाय द एंजाइम एन कॉम्प्लेक्स एंजाइम थ्रोम्बोकाइनेज। मार्क करिएगा, दिस enzyme complex thrombokinase, an enzyme complex thrombokinase is required for the above reaction। कौन सी रिएक्शन? जल्दी बताइए, कौन सी रिएक्शन? प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन। एंजाइम कौन सा? थ्रोम्बोकाइनेज। फिर इस थ्रोम्बिन ने क्या किया? इसने फाइब्रिनोजेन को किसमें कन्वर्ट कर दिया? फाइब्रिन ने। क्लियर? तो 2 रिएक्शन आपने पढ़ी। पहली रिएक्शन कौन सी? फाइब्रिनोजेन इनटू फाइब्रिन। दूसरा क्या पढ़ा? ये जो एंजाइम आपका थ्रोम्बिन है, ये कहां से आया? प्रोथ्रोम्बिन से। इसको किसने कन्वर्ट किया? थ्रोम्बोकाइनेज ने। दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड बाय द सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन। ये कॉम्प्लेक्स थ्रोम्बोकाइनेज जो कॉम्प्लेक्स एंजाइम है, ये कैसे बना? कास्केड प्रोसेस, कई प्रक्रिया हैं इन्वॉल्विंग ए नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव स्टेट। मैं आपको बताऊं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं टोटल। नोट कर लीजिएगा, मैं लिख देता हूं, 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स आर देयर। इसलिए सबके नाम यहां पे याद करना थोड़ा सा टफ है, बट मैं आपको बताऊंगा जरूर सारे के सारे। 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, तो सबके नाम तो यहां पे याद ही नहीं करने, लेकिन पढ़ना जरूर है। और सुनिए, an injury in the trauma stimulate the platelets in the blood to release certain factor which activate the mechanism of the coagulation। कुछ फैक्टर रिलीज होता है प्लेटलेट से जो आगे के मैकेनिज्म को अलाउ करता है। सर्टेन फैक्टर रिलीज बाय द टिश्यू एट द साइट ऑफ इंजरी आल्सो कैन इनिशिएट द कोगुलेशन। मेरी बात को पूरा फिर से सुने, नाम सुनिएगा ध्यान से। एन इंजरी और ए ट्रॉमा स्टिमुलेट्स द प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स इन ब्लड टू रिलीज सर्टेन फैक्टर। कुछ रिलीज होता है यहां से, है कोई सर्टेन फैक्टर which activate the mechanism of coagulation। certain factor released by the tissue, यही certain factor released by the tissue at the site of injury, जहां पे इंजरी हुई है।
यानी इंजरी टिश्यू, यानी इंजर्ड टिश्यू। कौन सा टिश्यू? इंजर्ड टिश्यू। ये भी ये सर्टेन फैक्टर रिलीज करेगा। पूरी रिएक्शन उल्टी लिखी एनसीईआरटी में, यह जान लीजिएगा। और ये सर्टेन फैक्टर जो है, जो रिलीज हुआ है, ये शुरुआत कराएगा। यानी जब हमको चोट लगती है, मान लीजिए हमारी उंगली है, हमारी फिंगर है, और यहां पे चोट लग गई, ब्लड क्लॉट करना शुरू कर दिया, तो जो यहां का जो टिश्यू है, जो यहां का टिश्यू है, वो टिश्यू सर्टेन फैक्टर रिलीज करता है। ब्लड में जो प्लेटलेट्स हैं, ये भी वही सर्टेन फैक्टर रिलीज करती हैं और आगे कोगुलेशन स्टार्ट करती हैं। एक बात तो ये, कैल्शियम आयन प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन क्लॉटिंग। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। पूरी प्रोसेस को दोबारा दिखाने चल रहा हूं, सिर्फ ध्यान से मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनिएगा। मैंने अभी आपसे क्या कहा? ब्लड प्लेटलेट्स, हमारे ब्लड का प्लेटलेट्स, ध्यान से सुनना, जो पूरी बात एनसीईआरटी ने लिखी है। ब्लड प्लेटलेट्स रिलीज सर्टेन फैक्टर, नाम थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या नाम है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। फिर से बोलिए, क्या नाम है? थ्रोम्बोप्लास्टिन। यहां पे इंजर्ड टिश्यू भी रिलीज करता है क्या? थ्रोम्बोप्लास्टिन। दिस इज द सर्टेन सब्सटेंस। तो चल के इस सर्टेन सब्सटेंस का नाम बता दें। दिस इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। ठीक है, इसका भी वही नाम। अब ये आगे प्रोसेस को स्टार्ट कराएगा। एनसीईआरटी ने आधी बात लिखी, आधी नहीं लिखी है। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड द थ्रोम्बोप्लास्टिन दोनों, जहां चोट लगी वो भी रिलीज कर रहा है, प्लेटलेट भी रिलीज कर रहा है। अब ध्यान से सुनो, ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, ये कन्वर्ट हो रहा है किसमें? प्रोथ्रोम्बिनेज में। किसमें? प्रोथ्रोम्बिनेज में। और फिर ये जो हमारा प्रोथ्रोम्बिनेज है, इनएक्टिवेट्स हेपारिन एंड कैटलाइजेस। क्या करता है? ये हेपारिन, जो कि एक एंटीकोगुलेंट है, हेपारिन जो ब्लड में है, एंटीकोगुलेंट है, जो ब्लड को जमने से रोकता है, ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है, जिसने प्रोथ्रोम्बिनेज एंजाइम को बनाया। आप ऐसे समझिए, या ये इसी में कन्वर्ट हो गया। थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट इनटू प्रोथ्रोम्ब। देखिए बेटा, मुझे वो बात आपसे करनी है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। रियल मैकेनिज्म के लिए आप बहुत सी बुक्स हैं, इंटरनेट पर सब कुछ भरा पड़ा है, आप उनको सर्च करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रोथ्रोम्बिनेज कन्वर्ट इनटू प्रोथ्रोम्बिन, याद रखिएगा, बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा। प्रोथ्रोम्बिनेज कन्वर्ट टू प्रोथ्रोम्बिन। आगे की कहानी में आपको बता चुका हूं कि प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन, अभी पीछे दिखाया हूं। ये देखिए, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन वाया द एंजाइम। कौन सा? थ्रोम्बोकाइनेज। कौन सा एंजाइम? थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है ना? या प्रोथ्रोम्बिनेज जो लिखा है, बाद में फिर थ्रोम्बोकाइनेज आपको मिलेगा। ठीक है ना? तो ये आपकी पूरी बात हो गई जो आपको मैं पढ़ा रहा था। अब मैं पूरी बात अपने लैंग्वेज में आपको दिखा रहा हूं, फिर से बात को समझिएगा। एक पूरी कहानी जो आपको समझनी है, फिर से बात को पूरा समझाया जाएगा, जिससे कि आपको बात समझ में आए। मैंने क्या कहा, ध्यान से सुने। एक क्लॉट बन गया, दिस इज नोन एज फाइब्रिन। फाइब्रिन, फाइब्रिन्स आर फॉर्म्ड बाय द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजेन बाय द एंजाइम थ्रोम्बिन। तो ये रिएक्शन आपको हमेशा याद रखनी है कि फाइब्रिनोजेन, बहुत पूछा जाता है, फाइब्रिनोजेन कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन विद द हेल्प ऑफ, आइए दिखा देते हैं। फाइब्रिनोजेन कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम। आइए, एंजाइम का नाम थ्रोम्बिन। तो फाइब्रिन बना, फाइब्रिनोजेन से एंजाइम का नाम थ्रोम्बिन। ठीक है, ये लिख लीजिए, थ्रोम्बिन। दिस इज द थ्रोम्बिन। ठीक है, अब अगला सवाल, ये थ्रोम्बिन कहां से आया? ये एक बड़ा सवाल है, ये थ्रोम्बिन कहां से आया? तो यस, इसको भी चल के देखते हैं। थ्रोम्बिन इन टर्न्स ऑन फॉर्म फॉर द अनदर एक्टिव सब्सटेंस प्रोथ्रोम्बिन। कहां से आया है? प्रोथ्रोम्बिन से आया है। ये प्रोथ्रोम्बिन है और ये कौन है? थ्रोम्बिन। क्लियर? प्रोथ्रोम्बिन कहां से आया है?
थ्रोम्बिन से आया है, क्लियर। और इसने क्या किया, इस रिएक्शन को परफॉर्म किया, फाइब्रिनोजेन को कन्वर्ट किया फाइब्रिन में, क्लियर। अब अगला सवाल, प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में किसने कन्वर्ट किया, यस, थ्रोम्बोकाइनेस। किसने किया, थ्रोम्बोकाइनेस, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, दिस इज थ्रोम्बोकाइनेस, तो ये तो लिखा ही था, क्लियर है। अब तीसरा सवाल, प्रोथ्रोम्बिन को किसने बनाया, तो प्रोथ्रोम्बिनेज। प्रोथ्रोम्बिनेज कहां से आया, थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब इसके बारे में आपकी एनसीईआरटी ने आपसे बात करी है, इतने के बारे में आपसे बात नहीं करी है, क्लियर। आप एक चीज और देखिए, कैल्शियम यहां पे बड़ा अहम रोल प्ले कर रहा है हर जगह, मैं आपको दिखा दे रहा हूं कहां कहां कर रहा है। ये देखिए, यहां कैल्शियम अहम रोल प्ले कर रहा है, कैल्शियम है, यहां भी कैल्शियम है, तो कैल्शियम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यहां भी कैल्शियम है, कई जगह है। तो फिर से सुने, ब्लड, अब पूरी कहानी आपको क्लियर होनी, दो रिएक्शन तो आपको याद ही होनी चाहिए जो अनगिनत बार आपकी नीट के एग्जाम में पूछी गई है। पहला मैं आपको करके दिखा दूं बेटा, यहां पे मेरा टारगेट यह है कि आपका हर सवाल सही होना चाहिए। पहला पॉइंट, एक रिएक्शन आपको याद होनी चाहिए, ये वाली सबसे लास्ट वाली जो रिएक्शन है, ये वाली कौन सी, कि फाइब्रिनोजेन कैसे कन्वर्ट हुआ। तो फाइब्रिनोजेन कन्वर्टेड इनटू फाइब्रिन विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बिन, अनगिनत बार पूछा गया है। एक दूसरी रिएक्शन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्टेड इनटू थ्रोम्बिन वाया थ्रोम्बोकाइनेज, अनगिनत बार पूछा गया। इतनी बात एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग हो गई। अब एनसीईआरटी ने कहा, चलिए मैं दिखा दूं आपको, यहां तक पूरी बात हमारी हो चुकी है, मैं 3-4 बार बोल चुका हूं, फिर भी मैं अभी भी और 2 बार कम से कम बोलूंगा। फिर सुनिए, दिस कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ लिंक्ड एंजाइम रिएक्शन, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा, सिर्फ कह रहे हैं कास्केड प्रोसेस, झरने जैसी प्रक्रिया है, ऊपर से नीचे गिरते हुए चले आ रहे हैं, इन्वॉल्विंग ए नंबर ऑफ फैक्टर्स प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन इनएक्टिव स्टेट, इंजर्ड ट्रामा एंड इंजरी और ट्रामा स्टिमुलेट द प्लेटलेट्स इन द ब्लड टू रिलीज द सर्टेन फैक्टर। प्लेटलेट रिलीज करता है सर्टेन फैक्टर का नाम थ्रोम्बोप्लास्टिन, और टिश्यू भी रिलीज करता है सर्टेन फैक्टर, दिस इज थ्रोम्बोप्लास्टिन। और कैल्शियम आयन प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द कोगुलेशन। तो सुने, अब ब्लड प्लेटलेट रिलीज किया क्या, सर्टेन फैक्टर, एनसीईआरटी ने नाम दिया है, ये इसे भी मैं कहूंगा सर्टेन फैक्टर, ये लास्ट टाइम है बस, इसके बाद नहीं बताना है कुछ। सर्टेन फैक्टर क्या रिलीज हुआ, थ्रोम्बोप्लास्टिन, ये प्लेटलेट का थ्रोम्बोप्लास्टिन है, और ये किसका थ्रोम्बोप्लास्टिन है, टिश्यू का थ्रोम्बोप्लास्टिन है। नाउ कैल्शियम ने इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, प्रोथ्रोम्बिनेज में, और प्रोथ्रोम्बिनेज से क्या बन गया, प्रोथ्रोम्बिन, खत्म, टॉपिक खत्म। यानी थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज हुआ प्लेटलेट से भी और टिश्यू से भी, और थोड़े टाइम बाद किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोथ्रोम्बिनेज ने। प्रोथ्रोम्बिनेज ने क्या बना लिया, प्रोथ्रोम्बिन। अब आगे की प्रक्रिया बेहद आसान, प्रोथ्रोम्बिनेज ने 2 काम किया, हिपैरिन को इनएक्टिवेट कर दिया और किसमें कन्वर्ट हो गया, प्रोथ्रोम्बिन में। जनरल बात है ये, आपको नहीं लग रहा ये कास्केड जैसा है, इधर नीचे गिर रहा है, फिर और नीचे आ रहा है, फिर और नीचे आ रहा है, फिर और नीचे आ रहा है, कास्केड जैसा, कुछ झरने जैसा नहीं दिख रहा है। ठीक है, आपको कुछ कम से कम बात समझ में आती है तो कितनी बातें याद रखिए वो सुनिए। ब्लड प्लेटलेट से सर्टेन फैक्टर रिलीज होता है, नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन, यही बाद में कन्वर्ट हो जाता है प्रोथ्रोम्बिनेज ने। थ्रोम्बोप्लास्टिन के आगे एनसीईआरटी आपसे लिखी नहीं तो पूछेगी नहीं। दूसरा सवाल, कैल्शियम बहुत अहम रोल प्ले करता है, कई जगह दिख रहा होगा कैल्शियम आपको। तीसरा सवाल, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हो रहा है थ्रोम्बिन में विद द हेल्प ऑफ थ्रोम्बोकाइनेज, एक कॉम्प्लेक्स है एंजाइम का, और फाइब्रिनोजेन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, फाइब्रिन में। एनसीईआरटी ने आपके उल्टा लिखा हुआ है, आपको मैंने सीधी बात बता दी कि पहले थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज होगा, फिर प्रोथ्रोम्बिन बनेगा, फिर प्रोथ्रोम्बिनेज बनेगा, फिर प्रोथ्रोम्बिन बनेगा, और प्रोथ्रोम्बिन फिर कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बोकाइनेज में, और फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट हो जाएगा फाइब्रिन में। अब याद आया, पूरी बात आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है, अनगिनत बार हो गया है, याद रखिएगा। तो यस, फाइनली आपको ब्लड क्लॉट मिल गया। ये ब्लड क्लॉट कैसे बना, बताओ जल्दी से, खुद से बोलिए एक बार, ये ब्लड क्लॉट कैसे बना, फाइब्रिनोजेन कन्वर्ट हुआ है फाइब्रिन में, ठीक है, और जिसने यहां पे एंजाइम ने काम किया थ्रोम्बिन ने, वो कहां से बना, प्रोथ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन में कन्वर्ट हुआ विद द हेल्प ऑफ एंजाइम
थ्रोम्बोकाइनेज। क्लियर? ये कहां से आया? ये ऊपर की कहानी है पूरी, समझ में आ रहा है? ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कहां से रिलीज हुआ, ये भी आपको याद होना चाहिए। यस पूरी बात खत्म। कैल्शियम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मुझे लगता है कि आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। बेटा अगर आप कम पढ़ना चाहते हैं तो 2 सवाल यहां याद कर लीजिएगा। कैल्शियम प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, एंड दूसरा फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में कन्वर्ट हुआ किस एंजाइम की मदद से, प्रोथ्रोम्बिन कन्वर्ट हुआ थ्रोम्बिन में किस एंजाइम से मदद से। दोनों सवाल मैं बता नहीं सकता कितनी बार पूछा गया है। और विटामिन के का भी रोल बहुत ज्यादा होता है इस प्रकार की प्रक्रिया में, यह भी याद रखिएगा। तो कैल्शियम एंड विटामिन के आल्सो इंपॉर्टेंट रोल एज वेल। अब 13 क्लॉटिंग फैक्टर जो आपको पढ़ाना था। फैक्टर नंबर 1 फाइब्रिनोजन, फैक्टर नंबर 2 प्रोथ्रोम्बिन, फैक्टर नंबर 3 टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, फैक्टर नंबर 4 कैल्शियम आयन। इतना तो आपको मैंने यहां पढ़ाया ही है अभी। देखिए ये आपका फैक्टर नंबर 1 है फाइब्रिनोजन, जो किसमें कन्वर्ट होगा कल को, बताइए फाइब्रिनोजन किसमें कन्वर्ट होगा? आंसर में, फाइब्रिन में। फाइब्रिनोजन कन्वर्ट इनटू फाइब्रिन, यानी फैक्टर 1 कन्वर्ट हो रहा है। प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन किसमें कन्वर्ट होगा? थ्रोम्बिन में, बोलिए ना। प्रोथ्रोम्बिन किसमें कन्वर्ट हो रहा है? थ्रोम्बिन में। कौन से एंजाइम की मदद से? थ्रोम्बोकाइनेज। कौन से एंजाइम की मदद से? कौन से एंजाइम की मदद से कन्वर्ट हो रहा है? थ्रोम्बोकाइनेज। ये आपका है टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन। ये कहां से आया है? जाहिर सी बात है टिश्यू से रिलीज होकर आया होगा, इंजर्ड टिश्यू से। कैल्शियम आयन ये भी अहम रोल प्ले करता है। और बाकी और भी यहां पे दिए हुए हैं। लेबाइल फैक्टर, फैक्टर 5 है, फैक्टर 7 स्टेबल फैक्टर, एंटी हीमोफिलिक फैक्टर, ये आप चाहें तो याद कर लें। हीमोफिलिया तभी होता है जब ये वाला फैक्टर गायब हो जाता है। क्रिसमस फैक्टर या प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन या कंपोनेंट, आपकी इच्छा पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं चाहूंगा आप ये चारों जरूर याद रखें, ये भी याद रखें। 10 स्टुअर्ट पावर फैक्टर, 11 प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एंटीसीडेंट, 12 हैगमैन्स फैक्टर, 13 फाइब्रिन स्टेबलाइजिंग फैक्टर, वो रुका रहे। आप 4 फैक्टर याद रखिए, ये कम से कम आपके सिलेबस में है भाई। फाइब्रिनोजन भी है, प्रोथ्रोम्बिन भी है, टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन है, कैल्शियम है, ये आपके सिलेबस में है चारों। और ये 2 रिएक्शन जो आपको याद करनी है, ये 2 रिएक्शन जो आपको याद करनी है, अनगिनत बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। और मैंने कम से कम आज ही 5 बार आपको बताया, फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन एंड प्रोथ्रोम्बिन इनटू थ्रोम्बिन। कौन से एंजाइम ने काम किया ये आपको पता होना चाहिए। शुरुआत कहां से हुई? थ्रोम्बोप्लास्टिन से। प्रोसेस कैसी है? कास्केड प्रोसेस है। पूरी कहानी आपकी यहां पे कंप्लीट हो जाती है। अब आइए नेक्स्ट। तो ये तो हो गया हमारा ब्लड क्लॉटिंग। यहां पे विटामिन के भी प्रोथ्रोम्बिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। विटामिन के ये लीवर से बन के आता है प्रोथ्रोम्बिन, और वहां पे फाइब्रिनोजन प्रोथ्रोम्बिन कहीं ना कहीं। तो एक चीज याद रखिएगा, ये विटामिन के जो है ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है विटामिन के भी। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट, लिम्फ की बात करनी है। ये लिम्फ क्या है इसके बारे में भी थोड़ी सी बात हो जाए। लिम्फ के बारे में अगर हम आपसे बताएं तो एज द ब्लड पासिस थ्रू द कैपिलरीज इन द टिश्यू। अब भाई अभी मैंने आपको ब्लड कैपिलरीज तो पढ़ाया नहीं है, लेकिन जैसे आर्टरी होती है, वेन्स होती हैं, वैसे सबसे स्मॉलेस्ट डायमीटर जिसका होता है वो कैपिलरीज होती हैं। सम वाटर अलोंग विद मेनी स्मॉल वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस मूव आउट इनटू द स्पेसेस बिटवीन द सेल्स ऑफ टिश्यू, leaving the larger protein and most of the formed element in the blood vessels. As the blood passes through the capillaries in the tissue, कुछ पानी, many small water soluble substance, blood vessels इसके अंदर मूव करते हैं। ये जो फ्लूइड है, this fluid release out is called interstitial fluid या tissue fluid। क्यों? क्योंकि ये टिश्यूज के बीच में रिलीज होता है। ये जो हमारा लिम्फ है या जो टिश्यू है, आपने लिम्फेटिक सिस्टम भी पढ़ा होगा।
जानते होंगे आप। तो लिम्फ में या लिम्फ वेसल्स की बात करें, मैंने लैक्टियल्स वगैरह आपको बताया था डाइजेस्टिव सिस्टम में, थोड़ी सी बात उसी की है। इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। अभी मैंने आपको पीछे शुरुआत में ब्लड में पढ़ाया था, जब प्लाज्मा पढ़ाया था, कि इसका सेम डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जैसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है प्लाज्मा में मिनरल्स का, वैसे ही, वैसे Na, Mg, HCO3, Cl-, भाई लेता तो ब्लड से ही है। तो ब्लड, एज द ब्लड passes थ्रू द कैपिलरीज इन द टिश्यू, some water along with many small water soluble substance move out into the spaces between the cells of tissue, leaving the larger protein and most of the formed element in the blood vessels। मतलब क्या हुआ, जब ब्लड गुजरता है तो बहुत सारा पार्ट निकल के टिश्यूज के बीच में आ जाता है, उसमें फॉर्म्ड एलिमेंट भी होते हैं, उसमें आरबीसी और प्लेटलेट नहीं होता, सिर्फ डब्ल्यूबीसी होते हैं। ये बात आपको याद रखना है, समझ पा रहे ना। अब होगा क्या, जैसे मान लीजिए ब्लड वेसल्स गुजर रही थी, तो ये निकलते रही, यहां पे निकल के आ जाएगा टिश्यू फ्लूइड में, यहां पे आ जाएगा, और फिर बाद में जब जाना होगा लास्ट टाइम पे तो उसको वापस कर देगा। इसीलिए इसको मिडिल मैन कहा जाता है, लिम्फ को मिडिल मैन कहा जाता है। मतलब चूंकि ब्लड वेसल्स को ढोना ना पड़े इतना ज्यादा, इसीलिए ले जाके बाद में वापस कर देता है। और सुनिए, इसको क्यों कहते हैं लिम्फ या इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड क्यों कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड इसलिए कहते हैं क्योंकि ये टिश्यूज के बीच में, सेल्स के बीच में रिलीज कर दिया जाता है। इसका कंपोजिशन किसके जैसा है? प्लाज्मा के जैसा है। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स, गैसेस एक्सेट्रा बिटवीन द ब्लड एंड सेल्स ऑलवेज अकर्स थ्रू दिस फ्लूइड। ब्लड और सेल्स के बीच में जब भी एक्सचेंज होता है तो इस फ्लूइड की मदद से होता है। जैसे हम अक्सर कहते हैं ना, ब्लड और टिश्यू का एक्सचेंज हो रहा है, तो रियल मैकेनिज्म आप थोड़े ना देख रहे हैं, बीच में फ्लूइड भरा होता है, यही फ्लूइड ले जाके कंटेंट उसको देता है। इसके पास कंटेंट होता है, जो वापस करना होता है कर देता है। एन एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स या वेसल्स कह लीजिए, लिम्फेटिक सिस्टम कलेक्ट दिस फ्लूइड। आपको क्या लग रहा है ये वहीं पड़ा रहेगा? नहीं, लिम्फेटिक सिस्टम एक अलग से, जो इस यहां से वापस ले लेगा, मतलब यहां से ड्रेन करेगा और ले जाके मेजर वेन्स को वापस कर देगा, मतलब वेन को, वेना केवा जिसको आप बोलेंगे। तो यस, अब यहां से ले लिया, फिर ले जाके वेना केवा को वापस कर देगा। कौन वापस करेगा? लिम्फेटिक सिस्टम। चूंकि लिम्फेटिक सिस्टम आपके सिलेबस में ज्यादा होता नहीं है, इसलिए आपको थोड़ी सी कम बात समझ में आती है। तो ये आप ऐसे समझिए कि टिश्यूज और ब्लड के बीच में एक मैन है जो दोनों का एक्सचेंज को सपोर्ट कर रहा है। ब्लड से कुछ लेना है तो टिश्यू को देना है तो दे देगा, टिश्यू से कुछ ब्लड को लेना है तो दे देगा। क्लियर? तो अब इस बात को फिर से समझ लीजिए एक बार और। एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट या गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स ऑलवेज अकर्स थ्रू दिस फ्लूइड, इसीलिए इसको टिश्यू फ्लूइड कहा जाता है। ब्लड के बीच में और टिश्यू के बीच में हमेशा कुछ आदान प्रदान होगा तो यही करेगा, इसीलिए इसको मिडिल मैन कहा जाता है। elaborate network of vessels called lymphatic system collect this fluid and drains it back to the major vein। लिम्फेटिक सिस्टम इस फ्लूइड को ड्रेन करता है और ले जाके वापस कर देगा मेजर वेन को। फ्लूइड प्रेजेंट इन द लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। लिम्फेटिक सिस्टम में जो भी फ्लूइड है उसे क्या बोलते हैं? लिम्फ बोलते हैं। ये क्या है इसमें सुनिए। लिम्फ इज ए कलरलेस फ्लूइड कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट। यहाँ पे स्पेशलाइज्ड लिम्फोसाइट है, यानी सिर्फ और सिर्फ डब्ल्यूबीसी है, विच रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी। आपने सुना होगा लिम्फेटिक सिस्टम इम्यूनिटी में मदद करता है हमारा। लिम्फ इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट कैरियर ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन। यहाँ पे न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन भी कैरियर, ये भी जाता है। फैट को तो मैंने पहले ही पिछले लेक्चर में आपको पढ़ाया है, जो लिम्फ के थ्रू एब्जॉर्ब होकर लैक्टियल से इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में जाता है या इंटेस्टाइनल विलाई में जाता है। एक बार मैं अपने तरीके से इसको आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सी चीज़ हैं जो थियरी पर्दे के पीछे चल रही हैं। तो मैं लिम्फ के बारे में कुछ बातें आपसे बता दूं जो आप डायरेक्ट याद करिएगा, तो आपके सवाल जो हैं वो सही हो जाएंगे। लिम्फ, पहला तो इसको मिडिल मैन कहते हैं, इसको टिश्यू फ्लूइड भी कहते हैं, क्योंकि ये ब्लड से टिश्यू में आके रुका रहता है और बाद में लिम्फ वेसल्स के द्वारा वेन को वापस कर दिया जाता है। ठीक है। दूसरा सवाल, यहां पे आरबीसी और प्लेटलेट्स ये एब्सेंट होते, नहीं होते।
दूसरा सवाल, यहां पे WBC प्रेजेंट होता है बट लेस देन ब्लड। ब्लड सी आया तो ब्लड से तो कम रहेगा ही, टिश्यू के बीच में ये आप लिम्फ की परिकल्पना कर सकते हैं। और जब ब्लड वेसल्स आती है, मैं इस जानबूझ के, मेरी इच्छा है कि आप इसको खूब समझें, जब ब्लड वेसल्स आती है और इसके बीच में एक्सचेंज करना होता है तो ये जो फ्लूइड भरा होगा ये मदद करेगा एक्सचेंज में। कोई चीज जाएगी तो इसी के थ्रू जाएगी, कोई भी चीज अगर जाएगी तो इसी फ्लूइड के थ्रू जाएगी, आदान प्रदान होगा। समझ पा रहे हैं ना? आगे समझिएगा। तो आरबीसी प्लेटलेट्स का अमाउंट यहां पे नहीं है, WBC यहां पे क्या है, बहुत कम है। अच्छा, अगर हम बात करें लिम्फ क्या है, तो लिम्फ क्या है वो सुन लीजिए, प्लाज्मा प्लस WBC, यही क्या कहलाता है, लिम्फ कहलाता है। अगला सवाल, ये है क्या एक्चुअल में, तो ये कलरलेस फ्लूइड है, इसमें किसी प्रकार का कोई कलर नहीं होता। एक बात और, कोई चीज ब्लड से निकल के आ रही है, अब जैसे मान लो CO2 को उसने टिश्यू से लिया, ढेर सारा टिश्यू ले लिया, अब ढेर सारे टिश्यू से CO2 लिया, तो CO2 सेल से जब निकल के जाएगा तो पहले क्या ब्लड में चला जाएगा? नहीं। मान लीजिए CO2 यहां पे ज्यादा बना था, तो CO2 पहले कहां जाएगा, लिम्फ में जाएगा, और उसके बाद वेन को वापस किया जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या यहां पे CO2 होगा, यस होगा। क्या यहां पे वेस्ट मटेरियल होगा, यस होगा। CO2 वेस्ट मटेरियल होगा, यस होगा। लेकिन ज्यादा या कम, मोर देन ब्लड होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर लिम्फ ना हो तो ब्लड वेसल्स अपना काम कर ही नहीं पाएंगे, ये ब्लड वेसल्स का काम कम कर देती हैं। जैसे किसी शहर में आपने देखा होगा ट्रैफिक को कम करने के लिए बाईपास किया जाता है, तो एक प्रकार का बाईपास है ये, कि चलो भैया हमको वहां लास्ट चौराहे पे सामान हमारा हमको वापस कर देना। लिम्फ ऐसे ही करता है। तो भाई इसी CO2 को एलिमिनेट करेगा, करना वेन को ही है, लेके जाएगा, बाद में हार्ट को देगा, फिर एलिमिनेट कराएगा लंग्स के द्वारा, लेकिन बीच में कह देगा भैया थोड़ी देर तुम ले रहो, हम कहीं और से भी कलेक्ट कर लें। तो CO2 वेस्ट मटेरियल मोर देन ब्लड, CO2 यहां पे ज्यादा होगा, वेस्ट मटेरियल ज्यादा होंगे। लिम्फ में प्लाज्मा और WBC होता है, RBC प्लेटलेट्स नहीं होते हैं। WBC होती हैं लेकिन कम होती हैं। बोलिए, कलरलेस फ्लूइड होता है हमारा। अच्छा, फैट को भी यहां से एब्जॉर्ब करते हैं, फैट एब्जॉर्ब्ड थ्रू लिम्फ, ये भी पढ़ा दिया। एक पॉइंट और, सेम मिनरल कंपोजिशन, सेम मिनरल कंपोजिशन किसके, एज प्लाज्मा, क्योंकि यहां भी प्लाज्मा है। ये पूरी बात आपको मुझे बतानी थी लिम्फ के बारे में। लिम्फ के बारे में इससे ज्यादा सवाल नहीं आता है। मिडिलमैन, ये वही लिम्फ है जो लिम्फेटिक सिस्टम का फॉर्मेशन करता है। आप और एक चीज आप देखोगे, लिम्फेटिक सिस्टम पूरे बॉडी में होता है, हर जगह वेन्स की मदद करेगा, हर जगह ब्लड वेसल्स को सपोर्ट करेगा। इट्स ऑल अबाउट फॉर योर लिम्फ एंड टिश्यू फ्लूइड, जो टिश्यूज के बीच में होता है, ब्लड और टिश्यू के बीच में एक्सचेंज करने में मदद करता है। अब आप अगर इसको समझेंगे तो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स गैसेस बिटवीन द ब्लड वेसल्स, exchange of nutrient gases between the blood and cells always occurs through this fluid। यही इसी पॉइंट की वजह से मैंने इसको मिडिल मैन कहा था बच्चों। ये आ सकता है सवाल, मेरे हिसाब से आ सकता है। अब आप एक बार और देखें इसको, ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज, पूरी बात हो गई है। सेम मिनरल कंपोजिशन, एक पॉइंट मैं पॉइंट आउट करा दूं जो याद करना है। एक पॉइंट ये याद कर लीजिएगा, एक पॉइंट ये, अब चूंकि आप सामने होते नहीं तो मन करता है कितनी बार समझा दिया जाए, और कोई बात नहीं है। यहाँ पे लिम्फ किसे कहते हैं ये आपको पता होना चाहिए। फैट का अब्जॉर्प्शन, ये वाला पॉइंट आप अच्छे से मार्क कर लेना। इसमें न्यूट्रिएंट्स और हार्मोन्स भी मूव करते हैं, ये भी याद कर लेना। इम्यून रिस्पॉन्स के लिए मदद करता है, आपको ह्यूमन हेल्थ डिजीज चैप्टर में पढ़ाया जाता है, वो भी पॉइंट याद रखिएगा, एंड सो ऑन। सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं, अगर आप इतना याद रखते हैं, एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। अब हम इसके बाद अगले चैप्टर में, अगले टॉपिक में बात करेंगे सर्कुलेटरी पाथवे की। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।